नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं थिंक 360। प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत बड़ी चर्चा का विषय हैं। पेपर आउट हो या विद्यार्थियों द्वारा असफलता से आहत होकर किसी तरह के गलत कदम उठाने के निर्णय, हमेशा चर्चाओं में रहने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में एक नजीर हमारे बीच में हैं दलपत सिंह राठौड़, जो आज हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान के तौर पर पधारे हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थिंक 360 की एक कोशिश है कि हम किस तरह से जो सफल प्रशासनिक अधिकारी है उनके माध्यम से युवाओं में एक मैसेज दे सकें, और उसी कड़ी में आज दलपत सिंह जी हमारे साथ हैं। तो हम आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे। दलपत सिंह जी, बताएं किस तरह से आपने शुरुआत की, कैसे मन में आया प्रशासनिक अधिकारी बनने का, पूरी डिटेल जो है आपकी कहानी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी करूंगा या परीक्षा दूंगा। इवन कि मेरा बीए कंप्लीट हुआ 2002 में जी, तब भी नहीं सोचा था। उस समय सब इंस्पेक्टर की एक वैकेंसी आई थी, उसके लिए जरूर फॉर्म भरा था, और उसमें सरकार का जो निर्णय था या जो भी प्रक्रिया थी, तो उसमें 40% नंबर लाने वाले सबको पास कर दिया गया था जी। तो लोग हंसते थे, हर गांव में 3, 4, 5 थानेदार हो गए क्योंकि पास हो गए थे पूरे राजस्थान। तो उसी दौरान फिर आरएस की वैकेंसी आई, तो उस मतलब पास केवल रिटर्न में हुए थे, बने नहीं थे? हाँ, सिर्फ पास सबको कर दिया गया था जी। मेरिट के लिए प्रक्रिया फिर बाद में बननी थी। 40% लाने वाले वैकेंसी के अनुपात में पास नहीं करके शायद 40% जिन्होंने अंक प्राप्त किए तो उन सबको पास कर दिया फिजिकल के लिए जी। तो मन में एक वो था, लेकिन जो परिवर्तन जो आया उसके लिए 2-3 है कारण। एक तो पहला कारण क्षत्रिय संघ है। श्री क्षत्रिय संघ से जब मैं जुड़ा तो मेरे मन में जो निराशा और लघुता का भाव था, तो एक आत्मविश्वास कुछ भी कर गुजरने का, वो श्री क्षत्रिय संघ से मिला। तो निराशा का भाव क्यों था, वो हमारे दर्शकों को बताएं, क्या कारण रहे कि परीक्षा में असफलता? मुख्य कारण एक तो ये है कि आसपास सब वहाँ सामान्य पृष्ठभूमि के लोग थे। अगर गांव में पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल या बीएड में सिलेक्शन हो जाना, ये सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी। सब इंस्पेक्टर तो बहुत बड़ी बात होती थी। तो जब आपके आसपास में कोई प्रोत्साहन का कोई बिंदु नहीं होता है, तो हमें लगता था कि अधिकारी तो कोई और। ग्राम सेवक बहुत बड़ी पोस्ट है। ग्राम सेवक ठीक थी कि हाँ, इसको पाया जा सकता है। आरएस आईएएस एक बहुत बड़ी चीज लगती थी कि वो, लेकिन फिर मेरे दूर के रिश्तेदार भी लगते हैं, तो वो अविनाश चंपावत जो मालारी हमारे गांव के पास में ही है, आईएएस जो है, उनकी जब ऑल इंडिया सेकंड रैंक आई जी, तो जब मैं बचपन में हम लोग साथ खेलते थे, उनके जो बड़े मामा हैं वो मेरे सगे मौसी हैं, तो मौसी जी वहाँ जाते थे तो उनके साथ खेले हुए बचपन में। तब मुझे एक लगा कि जब जो जिनके साथ खेलते थे तो वो ऑल इंडिया सेकंड रैंक एक आईएएस में बहुत बड़ी बात, पहली बार इस तरह का मैंने सुना था। तब मुझे मन में लगा कि कहीं ना कहीं हम भी कर सकते हैं, चूंकि उस समय तक मैं क्षत्रिय से जुड़ चुका था जी, तो मुझे कोई भी चीज असंभव नहीं लगती थी। तो फिर मैंने उस दिशा में सोचना प्रारंभ किया। फिर उसमें एक चीज जो और सपोर्टिव ये रहा कि मैं क्षत्रिय से जुड़ा तो संघ शक्ति जो मासिक पत्रिका निकलती है, उसमें मैंने एक महाराणा प्रताप पे लेख लिखकर भेजा था कि वह राम ही था जी। बिल्कुल, भगवान राम और महाराणा प्रताप की तुलना की थी। तो उस लेख को मेरे एक मित्र है प्रभुदयाल सिंह मगरतला जी, उन्होंने पढ़ा और उन्होंने अपने मित्रों को बताया कि मेरे मित्र ने ये लिखा है जी। तो उनके जो मित्र जो आरएस का एग्जाम दे रहे थे, आरएस बन चुके थे, दलपत दान जी हैं, कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि यार इनकी लेखन शैली ठीक है तो इनको सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी चाहिए। तो फिर उन्होंने एक तरह से मुझे उस दिशा में धकेलना शुरू किया। फिर आईएएस में जो अविनाश चंपावत का रिजल्ट आया, ऑल इंडिया सेकंड रैंक, तो उससे मुझे भी लगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और उससे सबसे पहले क्षत्रिय संघ ने मेरा आत्मविश्वास जगा ही रखा था। तो फिर मुझे दूर की कौड़ी नहीं लगा आईएएस भी। नहीं, मैं आपको वहां ले जाना चाहूंगा। आत्मविश्वास गिरा था, फेल होने का जो रिकॉर्ड आपने कायम किया, उसके बारे में दर्शकों को बताएं कि किस तरह से आपका रहा। एक्चुअल में पापा ये चाहते थे कि मैं साइंस मैथमेटिक्स के जरिए इंजीनियर बनूं जी। तो चूंकि वहाँ ग्राम सेवक पटवारी जेईएन बनना या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन होना 91, 92, 3 में बहुत बड़ी बात होती जी। तो मेरा पहली बार 12वीं परीक्षा मैंने 1993 में दी थी जी। तो वो देते ही पापा ने मेरे को उदयपुर वहाँ बीएन कॉलेज में कोचिंग होती थी, तो पीईटी के एग्जाम के लिए भेज दिया।
लेकिन एकेडमिक तैयारी मेरी ऐसी नहीं थी और रिजल्ट आया तब मैं फेल था। जी। तो एक सामान्य निराशा जो सबको होती है वो साइंस मैथमेटिक्स से पहला कोशिश किया आपने। हाँ। ठीक है। तो फिर वापस दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था, फिर दूसरे साल वापस एग्जाम दिया। हाँ। तो पास तो हो गया लेकिन इतने अच्छे नंबर नहीं थे। जी। तो फिर ऑप्शन था कि चूंकि उस समय एसटीसी भी होती थी तो एसटीसी के लिए फॉर्म भरा, नहीं हुआ सिलेक्शन। तो तीसरा विकल्प ये था कि बायोलॉजी से, चूंकि उसमें भी प्रैक्टिकल के नंबर जुड़ते हैं, बायोलॉजी से कर लेंगे तो या अच्छे नंबर आएंगे या तो कंपाउंडर में हो जाएगा। तो उसमें कंपाउंडर बहुत बड़ी चीज होती है, डॉक्टर के लिए सोचते भी नहीं थे। जी। या तो उसमें हो जाए, नहीं तो एसटीसी करके टीचर बन जाएंगे। तो ये एक लक्ष्य था। तो फिर 12वीं तीसरी बार दी, लेकिन इतने नंबर तब भी नहीं बने क्योंकि 100 में से एक साल, पूरा एक साल जी। एक सब्जेक्ट ही पढ़ा, सिर्फ बायोलॉजी एडिशनल, और उसमें भी 100 में से सिर्फ 38 नंबर आए थे। जी। तो मतलब गनीमत ये थी कि मतलब चलो बायोलॉजी भी छोड़ दिया आपने? नहीं छोड़ा नहीं, पास हो गया, लेकिन वो एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में वो जी। तीसरा साल 12वीं में किया। जी। तो उपलब्धि ऐसी कोई 12वीं कितने साल में हुई फिर? 3 साल लगे, 1993, 1994 और 95। जी, 12वीं में 3 साल लगे। फिर ग्रेजुएशन में साइंस? फिर जब पापा की इच्छा थी तो हमने पीईटी भी दिया, पीएमडी भी दिया, बायोलॉजी से जब दिया तो फिर उसके बाद उनमें भी नहीं हुआ। तो एक उस समय एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन के लिए जेईटी शुरू हुआ था, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, पहला टेस्ट, वो भी दिया, उसमें भी फेल हुए। तो फिर बीएससी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। तो फिर उदयपुर बीएन कॉलेज में बीएससी में फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया। तो उसमें बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट थे। और फिर वहां भी फेल हो गए। जी। तो फिर फेल होने के बाद और फिर पापा ने कहा चलो बीएससी नहीं हो सकती तो फार्मेसी के लिए, तो फार्मेसी में भी एडमिशन उसी साल पहली बार पीपीटी हुआ था, प्री फार्मेसी टेस्ट। जी। तो वो फॉर्म भरवाया, वो एग्जाम दिया, उसमें भी नहीं हुआ। तो फिर घर आके खेतीबाड़ी में हाथ बटाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपको मैं बताना चाहूंगा कि 2010 में एक खबर पढ़ी कई लोगों ने, और उसके बाद सैकड़ों बच्चों के आप प्रेरणा स्रोत बने और वह आरएएस बन गया। एक खबर राजस्थान पत्रिका में छपी थी, उसके बाद बहुत देश भर के मीडिया ने उसे कवर किया था। बहुत इवन मैनेजमेंट फंडा में आपकी स्टोरी चली थी, जो भास्कर में आता है उसके अंदर। आप 12वीं में हैट्रिक विफलता रही, उसके बाद 7 साल में आपकी ग्रेजुएशन हुई, उसके बाद में आप ग्राम सेवक बने, और ग्राम सेवक बन के आप खुश थे। एक बंदा जो पहले इंजीनियर बनना चाहता है, फिर उसको लगता है कि वो बायोलॉजी में चला जाए, बायोलॉजी में चले गए, उसके बाद में वो बंदा आर्ट्स से ग्रेजुएशन करता है, खेती एग्रीकल्चर में चला जाता है, फिर ग्राम सेवक, और फिर उनको लगता है कि मुझे प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहिए एक लेख के कारण। तो मेरी अपील है उन बच्चों से कि वो एक बार अपने जीवन में असफलता या सफलता के आप वजह नहीं है तो ऐसा कोई कदम नहीं उठाएं। बहुत सारे अच्छे रास्ते आपका इंतजार करते हैं। दलपत सिंह जी आज राजस्थान प्रशासनिक सेवा एग्जाम से पास होके आपकी 55वीं रैंक रही थी 2011 के आरएस एग्जाम में, और आप अभी राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आप फाइनेंस जो महकमा है उसको आप प्रमुखता से लीड करते हैं। तो आपसे रूबरू होने की वजह यह है कि बच्चे निराशा भाव में जो जा रहे हैं कि हम एकेडमिक एग्जाम में फेल हो गए, कंपटीशन एग्जाम में फेल हो गए, पर आप लगे रहे, मतलब करीब 15-20 साल तक आपने संघर्ष किया यहाँ तक पहुंचने के लिए। तो उस पर थोड़ा सा आप बताएं कि जज्बा कहाँ से लाए? जज्बा जैसा मैं 2-3 चीजें आपको बता चुका कि एक तो मित्र थे, जो परिवार की पृष्ठभूमि थी, तो गांव में बिल्कुल साधारण पृष्ठभूमि से, पिताजी अध्यापक थे, हमारा संयुक्त परिवार था। तो सारे काम, जैसे स्कूल जाने से पहले हमें हैंडपंप से पानी मटकी भर के, चाहे हैंडपंप चला के घर पे पानी भरना पड़ता था। शाम को जब स्कूल से आते थे तो जो हमारा नौरा होता है, जो चूल्हे के लिए लकड़ी भी हमें अपने हाथों पे उठा के लानी पड़ती थी। उसके बाद पढ़ाई करना। मैं जब मेरे ख्याल से 9th में था, उस समय पोल लगना शुरू हुए थे, तो 10वीं कक्षा में आया तब हमारे गांव में बिजली आई थी। तब तक हम लालटेन से ही पढ़ते थे। तो ऐसा संघर्ष तो खूब किया हुआ था, तो वो कोई संकट नहीं था बाबू का। लेकिन जब किसी को सफल होते हुए देखते हैं तो मुझे लगता है कि जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वो प्रेरणा है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी का जो भाव जगा है, प्रेरणा जगी, उसमें अविनाश चंपावत की सफलता एक महत्वपूर्ण पड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बाकी चीजों ने उस चीज का संबल दिया। और मुझे लगता है कि कई बार एक तो माता पिता की या आसपास की जो अपेक्षाएं हैं वो बच्चों पे बड़ी भारी रहती है, और बच्चे 10वीं 11वीं 12वीं में नाजुक रहते हैं। मैं भी उस दौर से गुजरा जब बड़ा तनाव रहता है, विफल होके कोई शाबाशी नहीं देता है या कहीं पे भी। लेकिन मेरे जीवन का जो अनुभव है
कि मैं हिंदी फिल्म का एक गीत है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। तो उस पे मेरा हमेशा पूरा भरोसा रहा, और वो इसलिए भी, और डटे रहे आप लगातार। उसमें 2-3 चीजें जो मुझे लगता है मैं अपना अंतरावलोकन करता हूँ। तो एक तो मैंने मेरी कमजोरी को, मेरी विफलता को कभी छुपाया नहीं, उसके लिए शर्म संकोच नहीं किया। फेल हो गए तो हो गए, ठीक है, पढ़ने वाला ही फेल होता है, परीक्षा देने वाला ही फेल होता है, ठीक है, कोई भी पैदाइशी ब्रह्मज्ञानी नहीं है। तो मैंने मेरी कभी भी कमी छुपाई नहीं। कुछ लोगों को मैंने कंपटीशन की तैयारी के दौरान देखा है कि वो झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता से या मित्रों से छुपाते हैं। मुझे जो चीज जानकारी नहीं है, अगर मैं प्रोवोकेट करता हूं कि मुझे ये नहीं आता है, तो वहां से सीखने की श्री गणेश होता है, शुरू होता है जी। अगर आप क्लास में आपको पूछे कि भाई दशमलव वाला गुणा भाग सारा आता है आपको, तो आप जवाब देते हैं कि हाँ आता है। आपको कंफ्यूजन है कि हो सकता है आपको सही से नहीं आता है, लेकिन आपको लगता है कि पास में बैठने वाला या टीचर सोचेगा इसको ये भी नहीं आता, तो वो कमी आपके बनी रह जाती है। लेकिन जब आप अपनी कमी स्वीकार कर लेते हैं तो वहां से सुधार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और मैंने जैसे आईएएस की तैयारी के लिए शुरुआत की, तो चूंकि मेरा एकेडमिक बहुत वीक था, फर्स्ट ईयर में जैसे मैंने 1995 में 96 में बीएससी फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया, वहां फेल हुआ। तो फिर मैंने प्राइवेट फॉर्म भरा, प्राइवेट में मैंने जोश में इंग्लिश लिटरेचर रख दी, जो उसमें कहीं कमी नहीं रही आपके। तो उसमें, और उसके साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और एक सब्जेक्ट और था हिस्ट्री जी, ठीक है। तो बीएससी फर्स्ट ईयर से फेल होने के आने के बाद बीए फर्स्ट ईयर जो दूसरे साल भरा, उस साल तीनों सब्जेक्ट में फेल हो गया। फिर उसके अगले साल दिया तो सिर्फ हिस्ट्री में पास हुआ जी। तो उसके बाद भी 1-2 साल तक यही क्रम रहा। तो फर्स्ट ईयर के 5वें साल में फिर मैंने इंग्लिश लिटरेचर छोड़ के, मेरे को किसी ने सलाह दी कि तुमसे अब तुम हो गए, नहीं हो पाएगा बाबू। हाँ, तो फिर मैंने सोशियोलॉजी ली और बाई ग्रेस पास हो गया। वेरी गुड। तो 5वें साल 2000 में बीए फर्स्ट ईयर हुई, और 2001 और 2 में सेकंड ईयर फाइनल ईयर करके 2002 में ग्रेजुएशन पूरी हुई। तो 2002 या 3 में शायद रिजल्ट आया था अविनाश का, तो वहां से फिर सिविल सर्विसेज मन में ठान लिया कि नहीं, अब ग्राम सेवक की नौकरी आपको मिल गई थी, गांव में आदर्श होता था ग्राम सेवक, फिर आप ग्राम सेवक, एक इनकम भी आनी शुरू हो गई थी। अब आप उम्र के उस पड़ाव में, जब आपकी उम्र जो है वो एक अच्छी खासी है, परिवार में बच्चे थे, तो सरकार की कोई स्कीम आई थी कि आप विदाउट पे होके छुट्टी ले सकते हैं, शायद गहलोत सरकार का पहला कार्यकाल ही था। तो फिर आप लंबे समय तक कैसे मैनेज कर पाए चीजें? 2 चीजें थी। पहली चीज तो मैं आदरणीय गहलोत साहब का आभार प्रकट करता हूँ कि क्योंकि मुझे ये लगता था कि मैं 1 साल या 2 साल में आरएस या आईएएस के लिए नहीं सोच सकता। तो फर्स्ट ईयर पास करने में भी 5 साल लगे, तो एटलीस्ट इतना समय, पर्याप्त समय मुझे इसकी तैयारी के लिए चाहिए। और मेरी जितनी पीएल मेडिकल थी वो मैंने 2003 वाला आरएस का फॉर्म भरा और जयपुरा की कोचिंग भी करी, और उसमें मैंने अपनी सारी छुट्टियां खत्म कर दी थी। फिर उस समय इस प्रावधान का पता चला, तो फिर मैंने उसमें एप्लीकेशन दी, और कुछ किस्मती थी उस समय। जो घर वालों का क्या रिएक्शन रहा? तनख्वाह बंद हो जाएगी, पिताजी ने कुछ कहा नहीं, उनका पूरा सपोर्ट था। उनका जो तुम्हें ठीक लगता है वो तुम करो जी, ठीक है। तो घर वालों की तरफ से कभी नकार वाला भाव नहीं रहा। और जो अभी विधायक हैं मारवाड़ जंक्शन से, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ, मेरे भ्राता श्री राजेंद्र सिंह जी डिंगाई, तो उन्होंने वो 5 साल की छुट्टियां स्वीकृत कराई। उस समय देशोरी प्रधान आशा कौर जी राजपुरोहित थी, तो उन्होंने भी मेरे को पॉजिटिव सपोर्ट किया कि हाँ भाई ये पढ़ना चाहता है तो इसको जाने दो। और इन दोनों ने, कुशवीर सिंह जी ने और जो हमारे बाबा है राजू बाबा डिगई ने, तो उन्होंने वो छुट्टियां स्वीकृत कराई। छुट्टियां स्वीकृत होने के बाद मुझे लगने लगा कि मैं बस आधी लड़ाई तो जीत चुका, अब मैं पीछे नहीं आऊंगा। फिर आप आईएएस देने चले गए? मतलब मैं फिर सीधा आईएएस की तैयारी के लिए गया। कुछ लोग विश्वास नहीं करें, लेकिन 2003 का आरएस प्री मैंने दिया था, और जब मुझे पता चला कि यहाँ वैकेंसी फाइनल होने में 3-3 साल लग जाते हैं, मेरे पास मुझे एक भ्रांति थी जो गांव में अक्सर रहती, जानकारी का अभाव रहता है। तो राजस्थान में किसी भी नौकरी, सरकारी नौकरी के लिए 33 साल की उम्र होती थी एवरेज की जी। तो मुझे लगा कि 33 साल तो वैसे हैं सरकारी कर्मचारी होने से, और छूट होगी। तो जब मैं फॉर्म भरने पहली बार फॉर्म भरा, तब पता चला कि 4 अटेम्प्ट और 30 साल ही है आईएएस के लिए। तो वो मैं बाद में 32 हो गए, अभी 32 हो गई जी। तो उस समय मैंने गांव रह के ही वो, या जयपुर आया, किसी से गाइडेंस लिया, किताबें लेके घर पे रह के पढ़ाई की।
तो प्री फेल हो गया। फिर मेरे मित्र, क्योंकि आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, मेरे मित्र प्रभुदयाल सिंह जो मुखतलाफ है, उन्होंने मुझे आर्थिक रूप से सपोर्ट किया और फिर मैं दिल्ली गया। तो ये था कि अब कुछ बचा नहीं है, आखिरी साल है, लास्ट टाइम पे, वो भी सितंबर अक्टूबर में गया और मई में तो प्री होना था। लेकिन उनका धन्यवाद दूंगा, मैं वहां गया तो मुझे ये था कि मैं कम से कम कुछ दुनिया देख के आऊंगा, सीख के आऊंगा। और जब हमारा IAS प्री एग्जाम हुआ तो एक्चुअल में बच्चों को इस चीज से भी मतलब बहुत साबका पड़ता है कि हम तो जैसे थे वैसे बाहर हमेशा रहे, अंदर से बाहर। तो जितने क्वेश्चन, जैसे उसमें जीके और हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, तो हिस्ट्री मेरे 75 सवाल सही थे और जीके में 80 थे शायद, ऐसा कुछ था रेशियो मोटा मोटी। लेकिन कोचिंग संस्थानों में जाके पता किया तो वहां जैसे बच्चे बढ़ा चढ़ा के बताते मेरे इतने सही है। तो हम जिन कोचिंगों में पढ़ते थे, मोटा मोटी ये था कि जिसके 85 सवाल दोनों में सही हैं उसका हो जाएगा, उसका वो थोड़ा सेफ है। लास्ट टू लास्ट 82 अगर हैं तो मतलब वो किनारे पे हैं। तो हम तो 75 सवाल और 80 सवाल पे, तो हमने तो मान लिया कि हमारा तो फ्री होगा ही नहीं, तो हम निश्चिंत हो गया। मैं घर आने वाला था, लेकिन मेरे कुछ मित्रों ने कहा कि तुम घर जाके क्या करोगे, प्री का रिजल्ट का वेट कर लो, तब तक मेंस की तैयारी करो। तो बहुत लाइटली मैंने लिया। ये मेरी गलती थी कि मैंने एक तरह से आत्मविश्वास या जो भी समझा, ओवर कॉन्फिडेंस, नहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, लो आ गया, मतलब अपना तो नहीं होना में आ गया। अच्छा, ऐसा हो जाता है, माहौल ऐसा बन जाता है, बना दिया जाता है आपके चारों तरफ कि आपका नहीं हो रहा है। फिर जब रिजल्ट आया तो जिनके दावे बड़े बड़े थे, 85 सवाल 90 सवाल, वो फेल थे और मैं पास था। तो फिर बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई नहीं, मेंस लिखने का मौका मिला। लेकिन अगस्त में रिजल्ट आया और अक्टूबर में मेंस था, तो 2 ही महीने थे। तब ये लगा कि 2 महीनों में क्या कर लेंगे। लेकिन जब मेंस की मार्कशीट आई तो मेरा इंटरव्यू कॉल से बहुत ज्यादा गैप नहीं था। तो मैं जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा सारे बच्चों के लिए, कि आप अंतिम समय तक आस नहीं छोड़ें और अपना संघर्ष जारी रखें, विश्वास रखें खुद पे। हाँ, होगा, नहीं तो है ही जी हाँ, लेकिन आप ये मान के चले कि आपका हो रहा है और आगे की तैयारी करें। मुझे ये लगता है कि अगर मेरा पहले दिन से ये विश्वास होता कि मैं मेंस लिख रहा हूँ, तो मैं इंटरव्यू जरूर देता। सिलेक्शन होता या नहीं होता ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इंटरव्यू देने तक की मेरी तैयारी। आप एक जगह ठहर गए तो वही गैप आ गया। हाँ, एक तरह से हथियार डाल दिए। तो इसमें तो कंटिन्यू जुटे रहना है आपको। सर, आप फिर आपका यहाँ पे राजस्थान में कैसे हुआ, फिर RS के लिए वापस आए आप? फिर चूंकि वो लास्ट टाइम था IAS का अटेम्प्ट, तो 2 और बच रहे थे, लेकिन ओवरेज हो गया, 30 साल के हो गए, तो फिर RS के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। हालांकि RS का एग्जाम जो है मैंने यूं ऊपरी तौर पे या मजबूरी में एक तरह से दिया जी, कि अब इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि मैं IAS ही बनना चाहता था। इवन की चूंकि मेरे पास 2 अटेम्प्ट पड़े थे और उसमें डेडलाइन डेट जो भर्ती सीमा, जो आयु भर्ती के लिए सीमा थी, वो 1 अगस्त होती है। तो मैं 7 जुलाई को 30 साल का हुआ था। तो वहां पे बैठे मैंने UPSC चेयरमैन को उस समय कागज लिखा था कि सर आप एक काम कर लीजिए, ये 1 अगस्त को 1 जुलाई कर दीजिए, ठीक है। मेरी तरफ से मैं वचन देता हूँ कि मैं IAS सीट क्लियर करके निकाल दूंगा। लेकिन उस पत्र का कोई ऐसा कोई महत्व नहीं है कि, लेकिन आपने जो की हिम्मत तो की, मैंने 30 से 32 साल कर दी। वो मेरे उस पर नहीं हुआ प्रस्ताव, लेकिन जैसे ही मैं 32 साल पूरे हुए उस समय फिर ये प्रस्ताव आ गया, चीजें आगे आगे बढ़ती रही। तो जब आपने 2011 वाला क्लियर किया, भर्ती 2008 में आई थी, 8 की भर्ती, उससे पहले 2007 RS में जो भर्ती है पुराने पैटर्न में जो होती थी उस हिसाब से, तो क्या सब्जेक्ट थे सर? मेरा हिंदी साहित्य और इतिहास, इन दोनों की तैयारी मैंने IAS के लिए भी मेरे ये दोनों सब्जेक्ट ही थे और इसमें बनते हैं। तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि जैसे 2 तरह के बच्चे आते हैं, एक शुद्ध रूप से गांवों से आते हैं जिनके आदर्श वो लोग हैं जो अखबारों में छपे हैं, या वहां आने वाले ऑफिसर भी गांवों तक जाने लगे हैं, और एक सिटी के बच्चे होते हैं जो एक अलग ही स्वैग में होते हैं, और वो फिर दोनों यहाँ आके तैयारी करते हैं। तो क्या अंतर रहता है दोनों के उसमें? मतलब मेरे ख्याल से अंतर कुछ नहीं रहता। जो बच्चा, तो मेरा जो मैं जानना चाह रहा हूँ वो ये है कि असफलता से आहत होकर सुसाइड जैसे कदम उठाने वाले ज्यादातर बच्चे शहरों के आ रहे हैं जिस तरह से, ठीक है, तो कहाँ गैप रह जाता है? मेहनत दोनों ही करते हैं। कारण ये कि गांव से जो बच्चा आ रहा है वो उन समस्त विपरीत परिस्थितियों में, अभावों में जिया हुआ होता है, तो उसके लिए कोई डर नहीं है कि किस लेवल नीचे तक वो जा सकता है। शहर में रहने वाले के लिए जो कम से कम एक बार एक लेवल से ऊपर बढ़ा हुआ होता है, उसका आसपास का वातावरण उसको इतना वो कर लेते हैं कि उसके बाद तुम क्या करोगे।
जबकि जीवन में ये सोचना चाहिए कि विकल्प कभी खत्म नहीं होते, रास्ते बंद नहीं होते। एक रास्ता अगर आपका बंद हुआ है, इसका मतलब आपके दूसरा रास्ता शुरू हो रहा है, आप दूसरे रास्ते के लिए बने हो। तो यानी आपके सामने वाली दीवार आ गई है बंद, इसका मतलब वो आपको आगे जाने के लिए आपका ये रास्ता नहीं है। तो नियति इस तरह से ही तय करती है। जैसे आप देखिए कि मैं एसटीसी नहीं कर पाया, ठीक है, कुछ परसेंटेज कम पड़ गए, और तो मैं टीचर नहीं बना। मैं उसके बाद बीएससी करने के लिए गया। अगर उस साल मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होता, ठीक है, तो मैं बीएससी पूरी करता। उसके बाद चूंकि अगली सरकार के समय में जो भी कारण रहे होंगे, तो भर्ती लंबे समय तक नहीं आई, तो मेरा अगला 5-7 साल का पीरियड बेरोजगारी में निकलता। तो जिस समय मैंने आरएस या आईएएस के लिए तैयारी शुरू की, उससे मेरा एक आत्मबल इस बात से भी था कि मेरे पास एक रिजर्व नौकरी थी, भूखे मरने की नौबत नहीं थी। अगर मैं बीएससी फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होता, तो मैं ग्राम सेवक नहीं होता। जी बिल्कुल। हाँ, आपने फिर कंपटीशन, फिर उसके बाद जो मेरे जीवन में मोड़ आए, तो मतलब ये संयोग है या क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ग्राम सेवक में सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो नौकरी के प्रति, ग्राम सेवक की नौकरी के प्रति जो लगाव था वो थोड़ा सा कम हुआ। अगले साल बहाल हुआ, 3 महीने बाद, अगले साल फिर सस्पेंड हो गया, ठीक है। तो वो 2 झटके थे। लेकिन जब दूसरी बार सस्पेंड हुआ, मैंने दोनों बार ये महसूस किया कि मैं चूंकि ठेठ निचले पायदान पे हूँ, इसलिए ऊपर वाले की गलती का दंड भी मोटे रूप से नीचे वाले को मिलता है। जी, तो ऊपर चला जाए, फिर अधिकारी बना जाए, तो अधिकारी बना जाए। जी। तो उस समय ये तीनों चारों घटनाएं एक साथ हुई। मेरा क्षत्रिय संघ से जुड़ना, उस समय सस्पेंड भी दूसरी बार हो जाना, उसी समय आईएएस का रिजल्ट आना, उसमें संशक्ति में लेख छपने की वजह से मित्र का प्रोत्साहन देना। तो इन सारी चीज़ों में मिलकर मुझे ये लगा कि नहीं, मैं अब अधिकारी ही बनूंगा। हालांकि उसमें ये जरूर हुआ था, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो परिवार में या भविष्य को लेकर, परिवार चलाने को लेकर होती है, वो महिला को चिंता होती है। तो चूंकि दोनों बच्चे भी हो गए थे, उसके बाद मैं विदाउट पे के लिए जा रहा था 5 साल के लिए। तो पत्नी को बड़ी चिंता थी, वो थोड़ा सा उनका था कि मतलब आप घर रह के ही पढ़ाई कर लो, हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। मैंने की भी, इसलिए फिर साल भर घर रहा कि मतलब हाँ चलो मैं यहीं पढ़ लेता हूँ। तो लेकिन उन्होंने कहा, फिर लोगों ने उनको कहा कि मतलब ग्राम सेवक जैसी अच्छी नौकरी वो छोड़ के क्यों उसके पीछे भटक रहे हैं। तो मैंने, क्योंकि आपका टारगेट आईएएस था, तो लोगों को लगा होगा ये क्या आईएएस बनेगा ये। हाँ, कि मतलब जो 12वीं पास करने में 3 साल लगे, फर्स्ट ईयर 5 साल, वो भी बीए बाई ग्रेस। तो लगता ही है, हमारे सामने भी अगर ऐसा उदाहरण हो तो हम भी सामान्यतः यही कहेंगे कि भाई तुम जो है सामने उसको करो ना, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो मैंने मेरी पत्नी को कहा था कि मैं अब जो ग्राम सेवक की, क्योंकि मोहर होती है, साइन होते हैं, चेक पे भी साइन होते हैं, प्रमाण पत्र। तो मैंने ये कहा कि मैं भले ही, उन्होंने कहा कि नौकरी चली जाएगी 5 साल बाद, सरकार पता नहीं ले नहीं ले, क्योंकि वो इतना ही कई बार समझ पाते हैं, लोग डरा भी देते हैं। तो मैंने उनको ये कह दिया था कि मेरे को ग्राम सेवक की मोहर पे साइन करने ही नहीं है जी। अगर मैं आईएएस नहीं बना, अगर मैं आरएस नहीं बना, तो मैं अकाल रात में किसी बढ़िया की दुकान पे नौकरी कर लूंगा, मैं अकाल रात के काम में मेड बन जाऊंगा, लेकिन ग्राम सेवक की नौकरी नहीं करूंगा। मैंने कह दिया ना, मेरे को आगे ही जाना है, मुझे नहीं करना है, इस नौकरी पे नहीं रहना है। तो फिर उसके बाद तो पूरे परिवार का हमेशा संभल रहा। और हम जब सोच लेते हैं, संकल्प कर लेते हैं, तो वो एक जो डायलॉग है कि पूरी कायनात फिर आपका साथ देने का, अल्केमिस्ट का, पाओलो कोएल्हो का। हालांकि उसको फिर फिल्म के हिसाब से देखते हैं लोग। मैं सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, नकल का बहुत मामला बढ़ा है, तो स्टूडेंट प्रभाव में आ जाते हैं, या ये क्या वाकई में ऐसा होता है कि सिलेक्शंस में गड़बड़ें वगैरह, ऐसा कुछ आपके साथ आपका अनुभव बताएं, क्या रहा कि किसी ने आपको ऑफर किया है, या आपका ऐसे गुजरना हुआ है, या ये सिर्फ एक हवाई है जो बच्चों को लूट लेते हैं और अपनी जेबें भर लेते हैं। जब तक मेरा सिलेक्शन हुआ तब तक मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ें व्यवस्था में थी, और अगर कहीं रही होगी तो 1 या 2% तक भली रहा हो, जिसको हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए कि ये इस तरह से आया हो। क्योंकि ओटीएस में हमारे साथ जो ट्रेनीज थे, तो वो सारी पृष्ठभूमि थे, और ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास और मतलब उस तबके से आते थे, इवन की जनरल कैटेगरी के भी बहुत कम ऐसे थे जो बहुत संपन्न परिवारों से या बहुत बड़े लोगों की संतानें हैं। तो जब तक मैंने परीक्षा दी उस समय तक नकल का या ऐसा मुझे लगा नहीं। लेकिन अब जो चीज़ें जिस तरह से सामने आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं सिस्टम है, संस्थागत रूप इसने धारण कर लिया। लेकिन जो आईएएस और आरएस और इस तरह की जो परीक्षाएं हैं, जहां लेखन जो पद्धति हैं,
आपको खुद को लिखना पड़ता अपने है। आप को। वहाँ इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि नहीं हो सकती। सर, एक कोचिंग संस्थानों का कितना योगदान है? आप दिल्ली गए थे, फिर जयपुर आके तैयारी की, तो एक बच्चा वहाँ से आता है, उसको ये एश्योर करते हैं आप इतने रुपए दीजिए, इतने महीने तैयारी कीजिए। निस्संदेह जैसे इन संस्थाओं की एक भूमिका है, जो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो और जो चीज़ को 5 बार पढ़ रहे हो, तो हो सकता है कि कोई अगर आपको पढ़ाता है तो 3 बार के रिवीजन में आप उस स्तर को प्राप्त कर लेते हो, जो सेल्फ स्टडी में हो सकता है कि 5 से 7 बार पढ़ के आए, तो उसका फ़ायदा होता है। और मेरे ख्याल से आपके रिजल्ट के बाद कोई ये नहीं देखता कि आपकी पृष्ठभूमि क्या है, किन साधनों का उपयोग करके, मतलब जो गैर कानूनी साधन नहीं, जो विधिक साधन, कि आपने कोचिंग की यानी कि कहाँ से की, आपने ऑनलाइन करी, एक से अधिक कोचिंग संस्थानों में किया, कैसे किया, उस पर कोई नहीं जाता है। आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाता है कि रिजल्ट क्या रहा। बाकी सब बहाने हैं या माध्यम है। इसलिए जितने भी साधन उपलब्ध हों जो आपको सफलता दिला सके, उन सब का उपयोग करना चाहिए। सर, एक सवाल ये है कि बच्चे वहाँ से आते हैं, उनको एक आ जाता है कि आप आइए कोचिंग कीजिए, आपका आरएस में हो जाएगा, तो वो लोग बाकी जैसे छोटे एग्जाम में वो नहीं देते। कई बच्चे ऐसे हैं जैसे वो कांस्टेबल के लिए तैयारी नहीं करेंगे, वो वन रक्षक के लिए नहीं, वो लगे रहते हैं आरएस में, लगे रहते हैं। तो इसको कहाँ ठीक मानते हैं कि उनको जो भी नौकरी शुरू में मिल रही है, मान लीजिए, सारे अटेम्प्ट देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, या गोल पे ही लगा रहना चाहिए? अपने ज़्यादातर जिनकी जो पृष्ठभूमि होती है, तो अपने आर्थिक सुरक्षा बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि जब आप अगर ओलंपिक की तैयारी करते हैं तो आप कॉमनवेल्थ जरूर खेलेंगे जी। और नेशनल विनर तो होंगे ही जी। तो जब बड़ी तैयारी करते हैं, क्योंकि आदमी समय उतना ही जाया करेगा। जी। अगर आपके 3 महीने 6 महीने की कोचिंग कर रहे हैं तो 6 महीने कोचिंग करेंगे। लेकिन अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी गंभीरता, तैयारी का स्तर वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। तो फिर आप ये चलते ढंग से, मतलब ग्राम सेवक, पटवारी, छोटे मोटे एग्जाम देने चाहिए, बड़े इजीली निकल जाते हैं। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए, लेकिन अगर अगले को लगता है दोनों चीजें हैं, अगर उससे आत्मबल भी रहता है कि मेरे पास एक नौकरी है, उसके बाद मैं ये कर पाऊंगा। अगर किसी का आत्मबल उससे उच्च स्तर का है कि नहीं, मेरे को तो यही चाहिए, इसके अलावा मुझे नहीं चाहिए, तो जो भी आरएस या आईएएस की तैयारी करते हैं, ऊंचे स्तर की जो तैयारी करते हैं, तो उनका व्यक्तित्व इतना निखर जाता है, वो इतना हो जाते हैं कि वो खाने कमाने ऐसे उदाहरण बहुत कम है सर, ऐसे उदाहरण बहुत कम है। या तो फैमिली से सेटअप हो, मतलब ठीक सारा, या फिर जो सफल लोग हैं, कोई लेक्चरर था, कोई थानेदार था, कोई टीचर था, वहां से आते हैं ये लोग। नहीं, उसमें होता ही है कि मुझे लगता है कि वो तैयारी जैसे आरएस की करते हैं और इस दौरान जब परीक्षा आती है तो वो दे देते हैं, तो बहुत इजीली महीने भर एक्स्ट्रा पढ़ के देनी चाहिए, मैं यही जानना बिल्कुल देनी चाहिए। और उससे 2 चीजें होती हैं, एक तो आपका सिलेक्शन होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, दूसरा ये है कि जब आपको सुरक्षा महसूस होती है तो आप ज्यादा शांत दिमाग से अगले की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हैं दलपत सिंह जी राठौड़। हम आपसे कंक्लूसिवली जानना चाहेंगे जी, मैं वापस रिपीट करना चाहूंगा कि जैसे जिस तरह की घटनाएं सुसाइड की बच्चों की हो जाती है, बच्चे कर लेते हैं, ठीक है। एक बार सीकर में सुसाइड किया था, तब भी मेरे पास एक पत्रकार का फोन आया था कि आप अपने बारे में बताएं, ताकि हम बच्चों को बताएं कि कोई एक असफलता आपके जीवन का आखिरी बिंदु नहीं है। तो मेरे जीवन में जितने भी बदलाव आए, बेहतर बदलाव आए, उससे पहले एक संकट जरूर आया। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं अगर बीएससी में फर्स्ट ईयर में फेल नहीं होता, तो उसके बाद जो ग्राम सेवक की वैकेंसी आई, तो उसके लिए मैं थोड़ा ढंग से तैयारी करके दी, अदरवाइज मैं फॉर्म ही नहीं भरता, मैं ग्राम सेवक नहीं होता, अगले पता नहीं कितने साल बेरोजगारी में निकाल के जिंदगी कहाँ ले जाती। फिर जब मैं सस्पेंड हुआ, तो सस्पेंड होना भी एक सामाजिक प्रतिष्ठा के लिहाज से, नौकरी के लिहाज से, हर तरह से एक बड़ा संकट होता है। तो बड़ा तनावग्रस्त वो समय बड़ा तनाव में गुजरा था। लेकिन उस ठोकर की वजह से ही फिर मेरी दिशा बदली, मुझे अधिकारी बनना है, ठीक है, तो मैं अधिकारी बन पाया जी। अगर ये इस तरह के जो दुखद प्रसंग नहीं आए होते तो शायद जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो जाता। तो जरूरी नहीं कि हमारे जीवन में दुखद प्रसंग आने के बाद ही हम किसी ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, लेकिन अगर आपके जीवन में इस तरह की कोई घटना घट रही है जिससे आप निराश हो रहे हैं, तो उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जरूर उससे बेहतर आपके लिए कोई जगह मुकाम और वो आपकी परीक्षा ले रहा है, शुरुआती एग्जाम, आप उस पर भरोसा करें। जब निश्चिंत होकर उस पर भरोसा करते हैं तो वो आपको बिल्कुल आपके भरोसे को तोड़ता नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दलपत सिंह राठौड़, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में आप फाइनेंस के निदेशक हैं, और 2011 में जो बैच आया था आरएस का, उसमें आपकी 55वीं रैंक थी। और असफलताएं क्या होती है
और उसके बाद सफलता का आनंद क्या है और सफलता तक कैसे पहुंचे, ये सारे सूत्र आपने हमें बताए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर कभी आपसे रूबरू होते रहेंगे। दर्शकों से अपील है कि अपने सवाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर डालें और हमें सुझाव दें कि इस कार्यक्रम को हम और कैसे बेहतर बना सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें थिंक 360 को।